सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखेंगे कि बाबा साहब का एक महत्वपूर्ण स्पीच, जिसमें बाबा साहब ने कामगारों के लिए क्या दिशा निर्देश दिए, कामगारों से क्या अपेक्षा की और क्या उम्मीद जताई। आज के इस महत्वपूर्ण संदेश में आप देखेंगे कि बाबा साहब क्या चाहते थे कि कामगार किस तरह की सोच का निर्माण करें। आज के महत्वपूर्ण संदेश को आप इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि अंत तक जब वीडियो देखेंगे तभी इसके सारांश को हम समझ पाएंगे। आज के इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के मिशन नायक परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के निर्देशन में और साथ ही साथ संकलनकर्ता विजय कुमार बौद्ध प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार और मैं हूँ सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आइए हम आपके समक्ष रखते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का जो विषय है, सरकार पर कब्जा करना कामगारों का लक्ष्य हो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 में द्वितीय भाग लेकर हम आ गए हैं। 382 पेज नंबर 382 से 384 तक आप स्वयं भी संपूर्ण वाङ्मय में देख सकते हैं। खंड 39 में क्रमशः जो कल हम लोगों ने प्रथम, आप देख सकते हैं, ये प्रथम भाग डॉक्टर अंबेडकर संदेश का प्रसारित किया था आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज के संदेश को हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। बाबा साहब ने अपने स्पीच में कहा कि इन दोनों कारणों के कारण ही संसदीय जनतंत्र असफल हुआ। कौन से दो कारण रहे, इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना होगा। जनता की सुख की कामना पूरी नहीं कर सका जनतंत्र। फिर सवाल ये उठता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? गरीबों का, जनता का, दलितों का, श्रमिकों का संसदीय जनतंत्र ने हित नहीं किया, ये बात सच है, लेकिन इसके लिए खुद वही जिम्मेदार है। ऐसा है कि मानवीय जीवन की नींव आर्थिक है, यही क्या वे नहीं भूले हैं? हाल ही में मैंने आर्थिक मानवाचा मृत्यु अर्थात आर्थिक मानव की मृत्यु नाम की किताब देखी, लेकिन आर्थिक मानव अभी तक जब पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी मौत का सवाल ही नहीं उठता। केवल अनाज के सहारे इंसान जीता नहीं है। मार्क्स के समीक्षकों द्वारा उसे जो उलाहना दिया, दुर्भाग्य से वह सही है। कार्लाइल ने जो कहा उससे मैं सहमत हूं कि सूअर की तरह मोटा होते जाना ही मानवीय संस्कृति का लक्ष्य नहीं है, लेकिन मोटे होना तो दूर, कामगारों को भरपेट खाना तक नसीब नहीं होता। मैं तो ये कहता हूं कि बाकी सभी बातों को छोड़कर कामगारों को पहले अपने अनाज के बारे में ही सोचना चाहिए। मानवीय जीवन की नींव आर्थिक है और इसीलिए आर्थिक हालात के अनुसार ही इतिहास बनता है। ये सोच कार्ल मार्क्स ने जब से दुनिया के सामने रखी, तब से उस सोच को लेकर कई विवाद हुए हैं। मेरी राय में एक सिद्धांत के रूप में ही केवल उसने ये सोच प्रस्तुत नहीं की है, बल्कि उसके जरिए कामगारों को सीख दी है कि जिस प्रकार वरिष्ठ वर्ग आर्थिक मसलों को प्रधानता देते हैं, उसी प्रकार अगर कामगार भी दें तो इतिहास आर्थिक जीवन का प्रतिबिंब बनेगा। आर्थिक स्थितियों का समाज की रचना पर जो प्रभाव है, उसका महत्व पर कामगारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मार्क्स का सिद्धांत हमें कभी सच नहीं लगता। शासन पद्धतियों से संबंधित साहित्य उन्होंने पढ़ा ही नहीं। रूसो की सामाजिक करार, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिबर्टी, मार्क्स की कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, 13वें पोप लुई की कामगारों की स्थिति और जॉन स्टुअर्ट मित्र की स्वतंत्रता लिबर्टी, ये 4 किताबें श्रमिकों को पढ़नी ही चाहिए। लेकिन मैं पक्का जानता हूँ कि श्रमिक इस बात को महत्व ही नहीं देंगे। राजा और रानी की कहानियाँ पढ़ने का शौक़ उन्होंने शुरू से पाल रखा है। असल में उनका अपराध इससे भी गंभीर है, इससे ज़्यादा भी गंभीर है। राज्य पर कब्जा करने की कल्पना अब तक उनके मन में पैदा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, वे ये बात नहीं पा रहे हैं कि अपनी हित साधना के लिए शासन पर नियंत्रण रखना जरूरी है।
इस कोटेशन को आपको ध्यान देना है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि अपनी हित साधना के लिए शासन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वे इस बात पर सोचते ही नहीं। आज तक की बेहद दुर्भाग्य की घटनाओं में से ये भी एक घटना है, उनका पूरा संगठन कौशल केवल ट्रेड यूनियन जैसी आर्थिक मांगों तक सीमित संस्थाओं में खर्च हो रहा है। मैं खुद ट्रेड यूनियनों के खिलाफ नहीं हूँ, वे उपयोगी हैं, इस बात से मुझे इनकार नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि उनकी उपयोगिता सीमित है। श्रमिकों की सभी समस्याएं वे हल नहीं कर सकती, भले कितनी भी संगठित और बलवान ही क्यों ना हों। पूंजीपतियों को वे पूंजीवादी समाज व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उनके साथ अगर मजदूरों की सरकार की ताकत होती तो बात अलग होती। इसीलिए श्रमिकों को सत्ता प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य पालना चाहिए। बाबा साहब देखिए यहाँ पर सलाह देते हैं श्रमिकों को, कामगारों को, कि उन्हें मात्र एक लक्ष्य रखना चाहिए और वो ये कि सत्ता प्राप्त हो, वरना ट्रेड यूनियन की पूरी ताकत कार्यकर्ताओं के टंटे निपटाने में ही खत्म हो जाएगी। कामगारों के हित की बात उपेक्षित रह जाएगी। राष्ट्रवाद के नाम से लोग उन्हें अलग राह पर भी ले जा सकते हैं। श्रमिकों का ये तीसरा बड़ा दोष है। पहले ही वे गरीबी का सामना कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम से उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ता है। मेरे साथियों, राष्ट्रवाद शब्द यहाँ पर आया है बाबा साहब ने, आप समझ सकते हैं कितना समय पहले इस बात को कह दिया था। 1943 की बात हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। हालांकि एक और बात के बारे में उन्होंने पहले से ही नहीं सोचा है, और वह बात है श्रमिकों के स्वार्थ त्याग से राष्ट्रवाद की विजय होने के बावजूद क्या श्रमिकों को आर्थिक और सामाजिक समता मिलेगी, इस बात पर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनके त्याग पर जो राष्ट्रवाद पलता है वही उनका प्रमुख दुश्मन बनता है। उनका सबसे अधिक शोषण इसी कारण होता है। इसीलिए कामगार अगर संसदीय जनतंत्र के तहत ही रहना चाहते हों तो उन्हें उस व्यवस्था का उपयोग अपने लिए सर्वाधिक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए भारत को दो बातों की जरूरत है। केवल आर्थिक मांगों के लिए ट्रेड यूनियन की स्थापना करने का लक्ष्य रखने के बजाय सरकार बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। कितनी बड़ी बात यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पर ट्रेड यूनियन को स्थापना करने का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो सरकार बनाने का लक्ष्य होना चाहिए। अर्थात इस दल का एक काम ये भी होगा कि वह ट्रेड यूनियन को मजबूत बनाएगा। ऐसे दल को चाहिए कि वह कामगारों के प्रतिनिधि कहलाने वाले कार्यकर्ताओं के एकाधिकार को खत्म करें, साथ ही थोड़े और तात्कालिक लाभ के लिए अंतिम लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करने की मानसिकता को त्याग देना चाहिए। साथ ही उसे हिंदू महासभा या वर्तमान पार्टी, आप समझ सकते हैं कि 1943 में कौन सी पार्टी रही होगी। जब हम वर्तमान पार्टी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसी पार्टी का नाम यहाँ पर सम्मिलित होगा। जैसे जातीय और पूंजीवादी राजनीतिक पार्टियों से निर्लिप्त रहना होगा। भले ये दल जताते हों कि वे भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनके दिखावटी रूप से प्रभावित हुए बगैर उनसे अलग रहना होगा। वर्तमान पार्टी और हिंदू महासभा के चंगुल से छूटेंगे तो हिंदी आज़ादी की लड़ाई में वे दुगने जोश के साथ शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रवाद के नाम से मची धोखाधड़ी को भी रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उपलब्ध मार्ग एक ही है, अपने राजनीतिक दल की स्थापना करना। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यही है कि इससे हिंदू राजनीति में बुद्धिवाद का अभाव कम होगा। वर्तमान पार्टी इतराती है कि उसकी राजनीति क्रांतिवादी है। कुछ लोग इसी कारण उनके अनुयायी बन जाते हैं। ये बात सच है, हालांकि आगे उसे कुछ हासिल नहीं होता, ये बात भी उतनी ही सही है। वजह यही है कि प्रतिस्पर्धियों के अभाव में वर्तमान पार्टी में कभी बुद्धिवाद नहीं पनपा। पिछले 20 वर्षों की ये कमी कामगारों के दिल से पूरी होगी। हिंदी श्रमिकों को एक और बात सीखनी होगी। उन्हें जानना होगा कि बिन ज्ञान सब शून्य, ज्ञान के बगैर कोई सामर्थ्य नहीं है। कितनी बड़ी बात यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि बिना ज्ञान के सब कुछ शून्य है। इस बात पे हमें ध्यान देना होगा। वे जब अपना मसला लेकर लोगों के सामने जाएंगे तब लोग उनसे ये जरूर पूछेंगे कि क्या राज चलाने की उनमें काबिलियत है। उस वक्त ये जवाब देकर काफ़ी नहीं होगा कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा उतनी ही गलतियां होंगी जितनी बाकी लोगों से होती रही हैं। उन्हें दूसरे आगे जाकर ये साबित करना होगा कि ऊंचे वर्ग से भी वे अधिक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। कामगारों की शासन प्रणाली अन्य वर्गों की तुलना में मुश्किल ही होगी, क्योंकि आर्थिक योजना की बुनियाद पर बनेगा।
अन्य पद्धतियों से इसमें ज्ञान की ज़रूरत अधिक है। दुर्भाग्य यह है कि हिंदी श्रमिकों को अब तक पढ़ाई की ज़रूरत का भी अभी तक पता ही नहीं चला है। मिल मालिकों को गालियाँ देने के अलावा श्रमिक कार्यकर्ताओं ने अभी तक कुछ सीखा नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए पढ़ाई मंडल स्थापन का काम किया है इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर ने। ये बड़ी संतोषजनक बात है। इसी के सहारे श्रमिकों में राज चलाने की काबिलियत पैदा होगी। कामगारों का पृथक पद से स्थापन करने की ज़रूरत से इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर सहमत होगा। मुझे यही उम्मीद है श्रमिकों में शासकों की योग्यता निर्माण करने के लिए वे फेडरेशन को धन्यवाद देंगे। और यहीं पर बाबा साहब का स्पीच समाप्त होता है। मेरे साथियों, आपने अंबेडकर संदेश को पढ़ने के लिए जो बहुमूल्य समय दिया है, इस पढ़ने के लिए या सुनने के लिए, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद। आप सभी प्रबुद्ध जनों को सहर्ष अवगत कराना है कि बाबा साहब की इच्छा अनुकूल, यूँ कहें कि बाबा साहब का जो अधूरा मिशन है, एक वैचारिकी सेंटर बनाने के लिए रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन की खरीदारी हो चुकी है। अब इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है। आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों से विशेष अनुरोध है कि यदि इस वैचारिकी सेंटर के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर यहाँ पर हम बता रहे हैं, दे रहे हैं, आप योगदान कर सकते हैं। अकाउंट नंबर 39086814478, IFC कोड SBIN 0007233। बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से अकाउंट है। महत्वपूर्ण सभाओं में, बड़ी सभाओं में, राष्ट्रीय लेवल की सभाओं में आपको राष्ट्रीय पदाधिकारियों के द्वारा जरूर सम्मानित किया जाएगा। आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा, इस बारे में अपने सुझाव, अपने विचार सहर्ष कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए हम ये देख लेते हैं कि आवाज़ का ऑफिशियल पर क्या समीक्षा आई है, इसको भी हम देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश को लेकर क्या समीक्षा की गई है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जरूर। खासकर मिशन नायक परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके मार्ग निर्देशन में हमने ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश यूट्यूब के चैनल आवाज़ का ऑफिशियल पर लाने का प्रयास किया है। आप सभी के सहयोग से निश्चित रूप से हम बाबा साहब के मिशन को, अधूरे मिशन को, बाबा साहब की विचारधारा, तथागत बुद्ध की विचारधारा और समस्त बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। आइए हम देख लेते हैं परम आदरणीय बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने क्या समीक्षा किया है। लिखा है अंबेडकर संदेश, कृपया खूब मन से पढ़ें, जानें और समझें। बाबा साहब कहते हैं कि श्रमिकों में शासकों की योग्यता का निर्माण करना होगा। इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश के जो संपादक हैं, संकलनकर्ता हैं अंबेडकर विभूषण विजय कुमार बौद्ध, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, बिहार आवाज़ का बहुत बहुत मंगल कामना करते हुए यहाँ पर ये समीक्षा की है मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। पुनः नए वीडियो के साथ, नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।